दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। 1956 में जब चीनी प्रधानमंत्री जोउ एनलाउ पहली बार भारत आए तो उन्होंने भी इस नारे को दोहरा दिया। भारत तो ये सुनकर मानो निहाल हो उठा, लेकिन वो दशक पूरा भी नहीं बीता था और अगस्त 1959 में चीनी सैनिकों ने आज के अरुणाचल प्रदेश की तत्कालीन लोंगजू सीमांत चौकी पर हमला बोल दिया। वहां असम राइफल्स के 9 जवान शहीद हुए और 10 को चीनियों ने बंदी बना लिया। बहुत कुछ यही घटना 1962 के भारत चीन युद्ध की भूमिका बनी, लेकिन उससे पहले भी काफी कुछ हुआ और इसमें सोवियत संघ की भी भूमिका रही। सोवियत यूनियन के टूटने से पहले दुनिया में 2 बड़े कम्युनिस्ट देश, चीन और सोवियत यूनियन, लेकिन यहाँ ये दोनों ही देश बाकी सभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करते थे। वहीं इन दोनों के रिश्ते आपस में इतने खराब थे कि इनकी लीडरशिप एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती थी। ये लड़ाई दोस्ती के तौर पर शुरू हुई थी और शुरुआत में तो चाइनीज रेवोल्यूशन ने सोवियत यूनियन से इंस्पिरेशन और रिसोर्सेज दोनों लिए थे, लेकिन जब भारत का मसला आया तो इस वजह से दोनों देश एक दूसरे से अलग हो गए थे। दुनिया में इसे साइनो सोवियत स्प्लिट के रूप में याद किया जाता है, लेकिन आज बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इन दोनों देशों में झगड़ा भारत के कारण हुआ था। ये पूरी कहानी क्या है, आज इतने सालों बाद से क्यों याद करना चाहिए इसे आज की दुनिया में, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इस टकराव को ट्रेस करने जाएं तो हमें अक्टूबर 1959 का टाइम याद आता है, जब सोवियत यूनियन के लीडर निकिता ख्रुश्चेव चीन आए हुए थे ताकि वो माओ के साथ मिलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर कम्युनिस्ट चाइना के 10 साल सेलिब्रेट कर सके। यूं तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन दोनों देशों के बीच में टेंशन काफी बढ़ी हुई थी और इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि जब 1953 में स्टालिन की मौत हुई तो निकिता ख्रुश्चेव ने गद्दी संभाली और एक प्राइवेट मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया कि अब वो स्टालिन की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, सोवियत यूनियन को एक रास्ते पर ले जाएंगे। इस मीटिंग की स्पीच बाद में लीक हो गई थी। तो दुनिया भर के कम्युनिस्ट लीडर्स ने इस पर टाइम ख्रुश्चेव को एक गद्दार के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त स्टालिन को एक महान कम्युनिस्ट लीडर माना जाता था। अब ख्रुश्चेव उनकी लेगेसी को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ख्रुश्चेव सोवियत यूनियन के लीडर थे, इसलिए कोई भी मुखर होकर उनका विरोध नहीं कर सकता था। इसीलिए 1959 में जब ख्रुश्चेव चीन गए तो माओ उनसे बात करने के लिए तैयार थे। उनमें से एक मुद्दा भारत का भी था। 1959 में वहीं चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। नेहरू ने तिब्बत पर चीन को कंट्रोल तक एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने दलाई लामा को भी लौटाने से इनकार कर दिया, जिसने माओ को काफी नाराज कर दिया था। तिब्बत के साथ साथ मैकमोहन लाइन का इशू भी खड़ा हो गया था, क्योंकि चीन अब तिब्बत के साथ साथ भारत के कुछ एरियाज पर अपना क्लेम कर रहा था। इन फैक्टर्स की वजह से उस वक्त चीन ने नेहरू के खिलाफ बहुत सा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और नेहरू को एक वर्स्ट फ्रेंडली लीडर के तौर पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन के लीडर ने मिखाइल सुस्लोव ने चीन से इस अटैक को बंद करने के लिए कहा। सोवियत के लिए नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी और भारत जैसे देश का न्यूट्रल रहना और सोवियत की तरफ ज्यादा झुके हुए दिखना उन्हें दुनिया में एक अच्छी पोजीशन पर रखता था। लेकिन चीन को इसकी फिक्र नहीं थी। इसीलिए मार्च 1959 यानी ख्रुश्चेव की विजिट से 7 महीने पहले चीन की सेना ने बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के साथ एक झड़प भी की थी। ख्रुश्चेव ने इसे हल्के में नहीं लिया और चाइनीज लीडरशिप पर यह भी आरोप लगाया कि वो सोवियत और चाइना के बीच के रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। चीन ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें यह पता था कि वो कर क्या रहे हैं। अब जब ख्रुश्चेव चीन आए तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जुआ एनलाई ने ख्रुश्चेव से कहा कि यह झड़प पहले भारत के सैनिकों ने शुरू की। अब भारत का साथ देकर ख्रुश्चेव उनकी गलती बता रहे थे। एनलाई और ख्रुश्चेव के बीच एक तीखी बहस शुरू हो गई, जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत कड़वी बातें की। जहां पर एक तरफ ख्रुश्चेव पर यह आरोप लगाया गया कि वो चीन की जगह भारत का साथ देकर कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ धोखा कर रहे हैं, वहीं ख्रुश्चेव ने जोउ एनलाई को अपनी हद में रहने की नसीहत दी थी और ये कहा कि वो घमंडी हो गए हैं। इसके बाद माओ ने आकर बात को शांत किया और ख्रुश्चेव को ये यकीन दिलाया कि भारत का मसला दोनों देशों के बीच एक मसला है और उन्हें बाकी चीजों पर साथ में रहना चाहिए। इस विजिट के बाद ख्रुश्चेव जब वापस रूस पहुंचे तो उन्होंने अपनी लीडरशिप से यह कह दिया कि वो चीनियों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही कड़वाहट हमें 1960 के वॉर्सो पैक्ट समिट में भी देखने को मिली, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ मेंबर्स ख्रुश्चेव से मिले और यहाँ पर भी उन्होंने चीन की क्लास लगा दी। ख्रुश्चेव ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात तो करते हैं, लेकिन आपके लोगों के पास पहनने के लिए पतलून तक नहीं है, और अगर आपको स्टालिन इतना ही ज्यादा पसंद है तो हम स्टालिन की कब्र को बीजिंग भेज देते हैं। कमेंट से ख्रुश्चेव ये जताना भी चाहते थे कि उन्हें पता है कि किस तरह चाइनीज लीडरशिप आज भी मानती है कि ख्रुश्चेव ने स्टालिन के साथ धोखा किया था। इस मीटिंग के 2 साल बाद 22 अक्टूबर 1962 के दिन पर भारत और चीन के बीच में फिर से झड़प होती है और सोवियत यूनियन की लीडरशिप न्यूट्रल रहने का फैसला करती है।
इस बात को लेकर भी माओ काफी नाराज हो जाते हैं और वो सोवियत की न्यूट्रलिटी को भारत की साइड लेने की तरह देखते हैं। ये बात कुछ कुछ सच भी थी, क्योंकि 1960 से 62 के बीच में सोवियत ने भारत को 94 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे थे, जिन्हें वो इस जंग में चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं थी दोस्तों कि सोवियत यूनियन चीन के खिलाफ था, इसीलिए वो उनके सपोर्ट में नहीं आया, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में और भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। एक तरफ भारत चीन का युद्ध चल रहा था, प्लेन समंदर के दूसरी तरफ क्यूबा में एक नई प्रॉब्लम जन्म ले चुकी थी, जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्यूबा में कुछ ही साल पहले रिवॉल्यूशन हुआ था और फिदेल कास्त्रो के नेटवर्क पे वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी। अमेरिका को इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से खतरा था, जिस वजह से उन्होंने क्यूबा को कई तरह से कमजोर करने की कोशिश की थी और एक बार तो सेना तक भेज दी थी। इन सब को देखते हुए क्यूबा को लगा कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि वो सोवियत यूनियन के साथ आ जाएं। सोवियत यूनियन और क्यूबा के बीच दोस्ती हुई और सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में स्टेशन करना शुरू कर दिया। अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के सामने जब ये बात आई तो तुरंत छुट्टी पर गए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को वापस बुला लिया गया और इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका बिल्कुल घबरा गया था कि उनके बॉर्डर से इतने करीब सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन कर दिए हैं। कैनेडी ने भी दूसरी तरफ से वार्निंग दी कि अगर सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल वहां से नहीं हटाता है तो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहे। दोस्तों, आज तक ये दुनिया न्यूक्लियर वॉर के इतना करीब कभी नहीं आई है जितना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान आई थी। दुनिया में हड़कंप मच गया था कि न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है और दोनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कैनेडी और खुश्चेव के बीच में फोन पर बात हुई और सोवियत ने एग्री किया कि वो अपनी मिसाइल वहां से हटा लेंगे और ये खतरा टल गया। इस इंसिडेंट पर तो चीन का भी कमेंट आया। चीन ने अमेरिका के लिए कहा, उन्हें पता था कि अमेरिका जैसा देश जिसने अपना सरमाया लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इकट्ठा किया है, वो कैसे एक न्यूक्लियर वॉर छेड़कर अपना सब कुछ गंवा सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने सोवियत यूनियन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सोवियत लीडरशिप का डर अब दुनिया से खत्म हो चुका था और वो कुछ भी करने की हिम्मत खो चुके हैं। स्टेटमेंट का मतलब साफ था कि अब चीन के लोग सोवियत यूनियन को कम्युनिस्ट के लीडर के तौर पर नहीं देखते थे। इस पॉइंट के बाद दोनों ही देशों के रिश्ते कभी भी सही नहीं हो सके। इसके कुछ सालों बाद 1971 में जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब चीन और अमेरिका के बीच में पीस डील्स भी साइन हो गई। एक कम्युनिस्ट देश का अमेरिका के साथ हो जाना सोवियत यूनियन की नजर में बहुत बड़ा धोखा था। अब कोल्ड वॉर की वजह से इंसिडेंट को सोवियत के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन चीन की लीडरशिप ने इस मूव से दिखा दिया कि वो सोवियत संघ को नहीं बल्कि खुद को कम्युनिस्ट लीडरशिप का हिस्सा मानते थे। इसके बाद एक तरफ चीन और अमेरिका ने बिजनेस के रिश्ते डेवलप करने शुरू कर दिए और 1980 में चीन ने जल्दी ही इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पकड़ी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और भारत के रिश्ते मजबूत होते रहे। ये इंसिडेंट आज के समय के लिए बहुत रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि देखा जाए तो आज वैसी एक सिचुएशन है। अब चाहे रूस कम्युनिस्ट देश नहीं है, लेकिन वो एक एंटी अमेरिकन अप्रोच तो रखता ही है और चीन भी अमेरिका को एक दुश्मन के रूप में देखता है, जिस वजह से इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन हमारे बॉर्डर पर भी लगातार घुसपैठ कर रहा है और अगर कभी जंग होती है तो रूस शायद इस वक्त भी न्यूट्रल रहे और चीन का साथ ना दे। शायद इस वक्त पूरी दुनिया इस सीनो सोवियत स्प्लिट से सीख कर ही ये जानने की कोशिश कर रही होगी कि उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सोवियत यूनियन ने उस वक्त न्यूट्रल रहने का सही फैसला किया था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद।